हेलो डियर स्टूडेंट, आज रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है फूड पॉइजनिंग और हुकवॉर्म इन्फेक्शन। तो वन बाय वन देखेंगे फूड पॉइजनिंग क्या होता है और हुकवॉर्म इन्फेक्शन क्या होता है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में हो जाते हैं। अब फूड पॉइजनिंग ऑल्सो नोन एज फूड बॉर्न डिजीज़ रिजल्ट ड्यू टू द कंटामिनेटेड फूड कंजप्शन, यानी कि जो फूड पॉइजनिंग है उसको हम ऐसे भी जानते हैं फूड बॉर्न डिजीज़ होता है। ये आपके कंटामिनेटेड फूड कंज्यूम करने की वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाता है, या अनवांटेड अनकुक्ड फूड वगैरह जो हो जाते खाने से इसकी वजह से भी हो जाता है फूड पॉइजनिंग। इट मे ऑफ टू टाइप, ये मेनली दो टाइप के होते हैं, फूड इन्फेक्शन, दूसरा है फूड इंटॉक्सिकेशन। फूड इन्फेक्शन में देखते हैं क्या होता है, इट इज़ अ कॉज बाय कंज्यूमिंग फूड कंटामिनेटेड विद बैक्टीरिया और अदर माइक्रोब्स। मतलब फूड इन्फेक्शन में कोई बैक्टीरिया कंटामिनेटेड या माइक्रोब से कंटामिनेटेड या ग्रसित खाने को हम खा जाते हैं, तो उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसको हम कहेंगे फूड इन्फेक्शन हो गया है। और जो दूसरा फूड है वो इंटॉक्सिकेशन, इट कॉज बाय टॉक्सिन प्रेजेंट फूड इंक्लूड एक्सोटॉक्सिन बैक्टीरिया प्रोड्यूस। मतलब कि ये जो भोजन में जो टॉक्सिक पदार्थ है उसमें जीवाणु के द्वारा टॉक्सिक उत्पन्न होते हैं, उसकी वजह से हो जाते हैं, या फिर तो कोई और संक्रमण उसमें और टॉक्सिक चीज़ प्रेजेंट हो। नेक्स्ट है इसका कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट फूड पॉइजनिंग कैन कॉज बाय वायरस बैक्टीरिया। जो फूड पॉइजनिंग है वो एक तरह से वायरस और बैक्टीरिया की वजह से होता है, और भी है जैसे कि पैरासाइट, टॉक्सिक एजेंट हो गया, कुछ वायरस लिखे हैं जैसे नोरो वायरस, रोटा वायरस फूड पॉइजनिंग इन्फेंट एंड चिल्ड्रन में होता है, हेपेटाइटिस वायरस, बैक्टीरिया में साल्मोनेला, एक साल्मोनेला बहुत पता ही है। नेक्स्ट है स्टेफाइलोकोकस, कैम्पिलोबैक्टर है, एक है कैम्पिलोबैक्टर। जो साल्मोनेला होता है इट इन्फेक्ट्स कॉज बाय दिस बैक्टीरिया, इटसेल्फ नोन एज साल्मोनेला। इसमें क्या हो जाता है, मॉडरेट इलनेस, नोजिया, वोमिटिंग, क्रैम्पिंग, डायरिया और हेडेक हो जाता है। और जो दूसरा बैक्टीरिया है आपका कैम्पिलोबैक्टर, इट इज़ मोस्ट कॉमन फॉर्म फॉर फूड बॉर्न बैक्टीरिया इन्फेक्शन। ये सामान्यतः भोजन से जो रिलेटिव जीवाणु या बैक्टीरिया जो संक्रमित होते हैं उनसे होते हैं, जैसे कि कच्चे मुर्गे, जानवरों के मल द्वारा दूषित किए गए जल, कच्चे दूध, इन सब से फैलता है कैम्पिलोबैक्टीरिया। यानी तो रॉ मिल्क हो या पोल्ट्री जो कच्चा मांस खाने की वजह से हो गया, या फिर इन फेसिस एनिमल यानी एनिमल के जो फीकल मटेरियल होते हैं उनकी वजह से हो जाता है। नेक्स्ट है स्टेफाइलोकोकस ऑरेंस। यह जो होता है ये बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपकी प्रेजेंट होता है टॉक्सिक इन क्रीम फिल्ड केक। जो केक होता है जिसमें क्रीम लगा हुआ केक है ना, उसको बहुत इसीलिए कहा जाता है कि बहुत दिन तक केक को रख के नहीं खाना चाहिए। क्रीम फिल्ड केक होता है, उसमें स्टेफाइलोकोकस ऑरेंस नाम का बैक्टीरिया होता है, प्रेजेंट होता है, जिनकी वजह से आपको फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस हो जाते हैं। और ये मेनली कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मतलब किस किस फूड्स टाइप में, जैसे कि अंडा, आलू, टूना सलाद, दूध से बने प्रोडक्ट, इन सब में स्टेफाइलोकोकस ऑरेंस होते हैं। अचार हो गया, सलाद हो गया, और इसकी वजह से आपको घबराहट होना हो जाएगा, अचानक से पेट में दर्द, सुस्ती आना, ऐंठन होने लगेगा, एब्डोमेन क्रैम्प होने लगेगा। दूसरा है बैसिलस सेरेसस।
ये अधिकांश ये चावल में जो इन्फेक्टेड चावल होते हैं मोस्टली, जो फ्राइड राइस होते हैं या स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ हैं जैसे पास्ता, आलू, भोजन को इन सब चीज़ों को इन्फेक्ट कर देते हैं। बैसिलस सेरेसस इस जीवाणु द्वारा जो संक्रमण होता है उसमें हल्का फीवर, अचानक से उल्टी आ जाना, डायरिया होना, पेट में दर्द, एब्डोमेनल क्रैम्प, ये सब आपको सिम्टम्स शो होंगे। फिर नेक्स्ट है एस्केरिचिया कोलाई यानी ई कोलाई, बहुत खतरनाक वायरस है। ये खराब उपभेद गुर्दों के मतलब कि जो डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ दिस बैक्टीरियम आर फाउंड एंड द वर्स्ट स्ट्रेन कैन कॉज किडनी फेलियर कैन डेथ। ये आपके किडनी फेलियर को भी करने के चांसेस बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से मृत्यु हो सकती है। ये आपके कहाँ वायरस पाए जाएंगे? कच्चा या अधपका खाने में, हैमबर्गर में, या अनपॉस्चराइज्ड मिल्क है, जूस है, या फिर तो गंदे पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं ऐसे खानों में और ऐसे चीज़ों में, और इसकी वजह से आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है। नेक्स्ट है आपका, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जैसे पैरासाइट, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलम, सिलेज, विब्रियो कोलेरा ना। अब दूसरा नेक्स्ट है परजीवी, जो एक दो जीवित रहने के लिए दूसरों के बॉडी पे सर्वाइव करते हैं। फूड पॉइजनिंग इज रेयरली कॉज्ड बाय दिस एजेंट, दे सेपरेट ऑन कंज्यूमिंग ऑफ कंटामिनेटेड और अनट्रीटेड फूड एंड वाटर। वही बात है, कंटामिनेटेड फूड हो या फिर अनट्रीटेड फूड हो, कंज्यूम करने से भी होते हैं। इनके सिम्टम्स जो है आपके लॉन्ग लास्टिंग माइल्ड सिम्टम्स जनरेट हो जाएंगे आपको, जैसे कुछ है पैरासाइट गैरडिया। ये क्या, जो गैरडिया है पैरासाइट, ये जो है बीवर फीवर, इसको भी कहा जाता है वीवर फीवर, या ठंडी इन्वायरमेंट में जो होते हैं जैसे कि झील, झरना, नदी, इन सब पानियों में ये पाए जाते हैं पैरासाइट्स। फिर अगर एक व्यक्ति इसको खा लेता है, पी लेता है, तो फिर उससे वो दूषित हो जाता है, उससे संक्रमित हो जाता है, और ये जो इंसान है वो दूसरे के लिए कैरियर का जरिया बन जाता है। तो गैरडिया ये आपके बहुत ही ठंडे इलाके में, ठंडे पानी में पाए जाते हैं, ठंडे इलाके के पानी में। फिर नेक्स्ट है आपका, एक है क्रिप्टोस्पोरिडियम। ये आपके अनट्रीटेड वाटर यानी कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर के पीने की वजह से हो जाता है। 2 से 4 दिन तक रहते हैं आपके बॉडी में, और उसके बाद फिर सारे सिम्टम्स शो करते हैं। अब ये एक इसमें नोट करने वाली बात है कि HIV पीरियड या फिर कीमोथेरेपी के मरीज में इस तरह की बीमारी का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्रिप्टोस्पोरिडियम और दूसरा है गैरिडिया, ये पैरासाइट्स है। अब नेक्स्ट है टॉक्सिक एजेंट, जैसे कि मशरूम टॉक्सिक। These agents cause mild to deadly infection depending on the mushroom type consuming। कुछ मशरूम खाने लायक होते हैं और कुछ खाने लायक नहीं होते हैं, जो टॉक्सिक कॉज करते हैं, जैसे कि वोमिटिंग, डायरिया। सम मशरूम टाइप रिलीज नर्व टॉक्सिक, बहुत ही ज़्यादा होते हैं, कोई तो मशरूम डेथ कॉज कर देते हैं। विच कॉज फिर स्वेटिंग, सो होगा, शेकिंग, हेलुसिनेशन एंड इवन कोमा भी हो सकता है। अब एक है इसमें पेस्टिसाइड। दिस स्प्रेड ऑन कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड अनवॉश्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल। इट कॉज इन्फेक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय माइल्ड टू सर्व इलनेस। ये अगर सेपरेट ऑन कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड अनवॉश्ड फ्रूट और वेजिटेबल, या अनवॉश्ड फ्रूट या वेजिटेबल हम खा रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, तो उनमें क्या होता है, पैरासाइट छिड़का जाता है, पेस्टिसाइड छिड़का जाता है। ये पेस्टिसाइड्स
जो होते हैं कीटनाशक होते हैं, तो ये आपके फल फ्रूट्स में भी आ जाते हैं। और फिर इनको हम अच्छे से साफ़ ना करें तो फिर ये हमारे खाने के साथ हमारे शरीर में भी पहुंच जाते हैं, और इनसे आप लोग बेहतर जानते हैं कि कितनी सारी प्रॉब्लम कॉज होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सब्जियों को या फलों को अच्छे से धोए, 1-2 घंटे के लिए पानी में छोड़ दे, ताकि जो पेस्टिसाइड्स है या फिर जो डस्ट है या केमिकल है वो पानी में रिलीज़ हो जाए और आपका फ्रूट्स या वेजिटेबल फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया हो जाए। अब आपने पेस्टिसाइड युक्त कोई भोजन खाया है तो आपको क्या क्या कॉज हो सकता है, इलनेस यानी बीमारी हो जाएगी, वीकनेस होगी, ब्लड विजन शो होगा, हेडेक होगा, क्रम्स होगा, डायरिया या सलाइवा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा, आपके हाथ पैर शेकिंग करने लगेंगे। तो ये आपका हो गया फूड पॉइजनिंग के अंदर ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? फूड पॉइजनिंग मेनली ट्रांसमिटेड बाय कंज्यूमिंग फूड कंटामिनेटेड विद सॉइल और फेशियल रीहीटेड फूड। मतलब कि जो भोजन है जो हम लोग खा रहे हैं वो तो कंटामिनेटेड है ही, और जो सॉइल में जो फीकल मटेरियल है, फीसल मटेरियल है, जो मल मूत्र है वो सॉइल में है, सॉइल से आपके फ्रूट वेजिटेबल में गया, फ्रूट वेजिटेबल से आपके प्लेट में आया और अनकुक्ड हुआ, तो फिर वो भी एक जरिया होता है ट्रांसमिशन का। फिर दूसरा है एक सी फूड, जो सी फूड होते हैं वो भी काफ़ी हद तक फूड पॉइजनिंग का कारण होते हैं और ट्रांसमिशन का होते हैं, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स हैं जो समुद्रों में, नदियों में डाल दिए जाते हैं, कचरा डाल दिया जाता है, तो उनको जो सी के जो एनिमल्स होते हैं वो उनको खाते हैं, और उनके खाने की वजह से हम उनको खाते हैं, तो फिर ये हमारे शरीर में चले जाते हैं। अब इनका सिम्टम्स क्या होता है आगे देखते हैं। Symptoms: food poisoning give rise to symptoms depending on the amount and type of contaminated consuming। इसके सिम्टम्स आपको डिपेंड करते हैं कि कितने अमाउंट में हमने लिया और किस टाइप का हमने पॉइजन या कंटामिनेटेड चीज़ को कंज्यूम किया है। या तो ये आपको 30 मिनट के अंदर शो हो जाएंगे, दे सिम्टम्स आइदर ओकर्स रैपिडली विद 30 मिनट्स और वर्जन स्लोली ओवर डे टू वीक, या तो फिर कुछ दिनों से कुछ सप्ताह ले जाएगा। इन मोस्ट ऑफ केस फूड पॉइजनिंग इज़ नॉट सीरियस एंड द इलनेस लास्ट टू 24 to 48 आवर्स। कुछ केस में सिर्फ ये 24 से 48 घंटों के अंदर ही आपको ये केसेस दिखाई पड़ेंगे, छोटे मोटे सिम्टम्स होंगे, बट कुछ केसेस में ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो इनके कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि नोज़िया, वोमिटिंग, जी मिचलाना या फिर तो उल्टी आना, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, डायरिया विच में occur all of sudden 48 hour after consuming contaminated food और ड्रिंक। खाना खाने के बाद या कोई कंटामिनेटेड ड्रिंक और फूड करने के 48 आवर के बाद आपको डायरिया हो जाएगा। ये सिम्टम्स है मे गेट वर्स एंड इन्वॉल्व फीवर, ये बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं, बुखार आ सकता है, चिल, बॉडी स्टूल, खूनी दस्त हो सकते हैं, ब्लडी स्टूल, डिहाइड्रेशन हो सकता है, नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंटामिनेटेड। दिस सिम्टम्स में अपीयर इन अ पर्सन और एज एन आउटब्रेकिंग इन ग्रुप ऑफ पीपल। ये लक्षण किसी व्यक्ति या ऐसे लोगों के समूह को में भी प्रकट हो सकता है जो एक दूसरे से दूषित भोजन या खाने के पदार्थों का सेवन कर रहे हों। इसके प्रिवेंशन क्या होंगे? जाहिर सी बात है, हाथ साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। जैसे हर बार देखते हैं हम लोग, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, अनहाइजीनिक चीज़ें नहीं लेनी है, वाटर अपने साफ़ सुथरा होना चाहिए, जहाँ पका रहे हैं वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, सेफ शॉपिंग हो, मतलब कि पॉलीथीन का यूज़ ना हो, कोई पोल्ट्री फार्म वगैरह कहीं से मीट अगर मछली लेके आ रहे हैं तो अच्छे से वॉश्ड हो, एक्सपायरी फूड वगैरह देखी जाए, जो भी पैक्ड फूड वगैरह यूज़ कर रहे हैं,
सेफ स्टोरेज ऑफ फूड हो, मतलब 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे इसको स्टोर किया जाए, अच्छे से पैक्ड करके खाने को स्टोर किया जाए, खुले में खाने नहीं रखना चाहिए। ये सब आपके प्रिवेंशन है। नेक्स्ट टाइप का डिजीज़ है हुकवॉर्म इन्फेक्शन। हुकवॉर्म इन्फेक्शन क्या है? हुकवॉर्म इन्फेक्शन इज इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय ईचिंग, रैश, रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम। हुकवॉर्म क्या होते हैं? ये आपके लार्वा प्रेजेंट होता है सॉइल और या डस्ट में, या तो फिशियल मटेरियल में, वही फिर आपके भोजन में आकर के आपको आपके खाने के द्वारा आपको संक्रमित कर देते हैं। इसके कॉस्टिंग एग्जेंट क्या है हुकवॉर्म? नेमली नेक्टर अमेरिकनस, एनसाइलोस्ट्रोमा ड्यूओडिनल। नेक्टर अमेरिकनस, एनसाइलोस्ट्रोमा ड्यूओडिनल। ये आप दो ही चीज़ नाम बोल सकते हैं, नेक्टर अमेरिकनस। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? The hookworm larva transmitted through the skin of person who come in contact with contaminated human feces। मतलब कि जो हुकवॉर्म लार्वा होता है वो आपके सॉइल में प्रेजेंट होता है। अगर आप किसी ह्यूमन के फेशियल मटेरियल से कांटेक्ट में आते हैं तो वो आपके स्किन में पेनिट्रेट कर जाता है। जी हाँ, ये पेनिट्रेट कर जाता है। दिस ओकर्स मेनली व्हेन walks barefoot on soil or oil particles contaminated with hookworm। ये क्या होता है? ये उकलने तब होता है जब आप नंगे पैर चल रहे होते हैं या कोई सॉइल पार्टिकल को कंटामिनेटेड को आप कंज्यूम कर लेते हैं, तो जो हुकवॉर्म के लार्वा होते हैं वो आपके इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। सॉइल कंटामिनेटेड occurs when a hookworm's infected person discharge faecal in the soil or when human faecal is used as a fertilizer। सॉइल कंटामिनेटेड जो होते हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन डिस्चार्ज फेशियल इन सॉइल व्हेन ह्यूमन फेस इज़ यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र। जो ह्यूमन फेशियल फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है, खाद, उनको बहुत लोग मना करते हैं क्योंकि उन्हीं में ये हुकवॉर्म होते हैं और उसके बाद वो मिट्टी में आ जाते हैं और फिर मिट्टी से फिर आप में से फिर वापस मिट्टी में। इनका एक लाइफ साइकिल चलता रहता है और ये आपके बॉडी में पेनिट्रेट कर जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कहीं मिट्टी पे ऐसा मत बैठो, मिट्टी से हाथ मत धो, क्योंकि गांव के लोग मिट्टी से हाथ धोते थे क्योंकि मिट्टी में वॉर्म्स बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है जो आपके स्किन में हो जाते हैं और आपके फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच करके फिर जीआईटी में पहुंचते हैं और फिर वहाँ पर ग्रोथ करने के बाद आपके पूरे बॉडी को डैमेज करते हैं धीरे धीरे। इनके सिम्टम्स क्या है? कंडीशन आर ए सिम्पटमेटिक ईचिंग, रेड रैशेस। ये कभी कभी सिम्टम इसके दिखाई नहीं पड़ते, नॉर्मली सा लगता है जैसे ईचिंग हो गया, रेड हो गया, रैशेस हो गया। लार्वा मूव थ्रू द लंग्स, फीवर, कफिंग एंड वीजिंग में अकर, पेन इन अपर एब्डोमेन। फिर इसके बाद आपका एपेटाइट लॉस हो जाएगा, डायरिया एंड वेट लूज हो जाएगा। अडल्ट वॉर्म एज टू द इंटेस्टाइन। आफ्टर सम टाइम आयरन डिफिशियंसी एनीमिया occurs due to heavy blood loss can lead to severe anemia। अब जबकि आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच गए हैं, वहाँ उन्होंने अपनी जनरेशन बढ़ा दी है, वो ब्लड सक कर रहे हैं और फिर ये आपको ब्लड लॉस होने की वजह से आपको एनीमिया होने के भी चांसेस हो जाते हैं। एनीमिया इन प्रेग्नेंट वुमन हैम्पर द ग्रोथ ऑफ फोइटस।
बहुत ही घातक होता है। अगर अनीमिया हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो ये बहुत ही खतरनाक है। अब इसके प्रिवेंशन क्या है? वन शुड नेवर वॉक बेयर फुट इन सॉलिड एरिया वेयर विद द हाई कंटामिनेशन रिस्क। जहाँ कुछ भी मिट्टी का जैसा एरिया हो वहाँ पर आपको कभी भी बिना नंगे पैर नहीं चलना है। वन शुड नेवर साइट ऑन ग्राउंड विदाउट यूजिंग अ बैरियर। अगर आप कहीं बैठ भी रहे हैं मिट्टी वाले की जगह में तो एक बैरियर यूज़ करिए, मतलब एक चटाई चद्दर कुछ लगा के बैठिए ताकि जो हुकवॉर्म है वो आपके बॉडी में पेनिट्रेट ना करे, वो बॉडी में अपने आप घुस ना जाए। सॉइल दैट मे बी अ कंटामिनेटेड विद हुकवॉर्म शुड नेवर बी कंज्यूम्ड। ऐसे खाना मिट्टी जो हुकवॉर्म से दूषित हो सकती है उसे कभी नहीं पीना चाहिए। ऐसे पानी को साफ छान करके पीना चाहिए। डिफेक्शन इन द सॉइल और आउटडोर शुड बी अवॉइडेड। और फिर क्या लिखा है? फर्टिलाइज़र मेड फ्रॉम ह्यूमन फेशियल शुड नॉट यूज्ड। बहुत माना जाता है कि मानव मल से जो बने हुए फर्टिलाइज़र होते हैं उनका उपयोग ना किया जाए। और फिर लिखा हुआ है नेक्स्ट आपका है जब भी कोई आप काम करते हैं गार्डनिंग का तो आप ग्लव्स या शूज़ का यूज़ करें। पेट डॉग्स और कैट्स शुड बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट हुकवॉर्म। पेट डॉग आपके कैट्स हैं उनको हमेशा वैक्सीनेट कराएं अगेंस्ट किसके? हुकवॉर्म्स के। और ग्लव्स और शूज़ वेयर किए जब भी आप गार्डनिंग करते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास, और यहाँ आपका ये 2 डिजीज़ कंप्लीट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम आगे आर्थ्रोपोडा के इन्फेक्शन को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू स्टूडेंट।